चलिए तो एक बार फिर से आप सभी को जोहार। साथ ही साथ आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल झारखंड फाइटर्स में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है मौर्य काल, गुप्त काल तथा मध्यकाल में झारखंड। आज झारखंड जीएस की तीसरी क्लास है और हम लोग ये तीनों टॉपिक को आज देखेंगे। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग समय न गंवाते हुए डायरेक्ट जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप सभी हमारे इस चैनल को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को चालू करते हैं और देखते हैं मौर्य काल में झारखंड को। तो आज का जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है वो है मौर्य काल और झारखंड। तो क्या है कि मौर्य काल में झारखंड मगध के शासकों को सेना, लोहे से उपकरण तथा प्रशिक्षित हाथी प्रदान करते थे। ठीक, अब झारखंड जो है मगध से काफ़ी सामने था, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होता था, सेना, लोहे के उपकरण या हथियार कहें और प्रशिक्षित हाथी मगध को भेजा जाता था। तो यही तीन कारण हैं जो मगध को अत्यधिक शक्तिशाली भी बनाना था। उस समय की सेनाओं में जिस सेना के पास सबसे ज़्यादा हाथी हुआ करता था वो सेना काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती थी और मगध के पास हाथियों की संख्या जो काफ़ी ज़्यादा थी। और ये तीन चीज़ सिर्फ ये मगध को ही नहीं, ये बाकी जो अन्य 16 जनपद थे वे जनपद को भी झारखंड क्या करता था, सैन्य उपकरण और हाथी मुहैया कराता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार झारखंड जनजाति बहुल क्षेत्र रहा है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो झारखंड को कहा गया है एक बहुल क्षेत्र, किसका, तो जनजाति का। साथ ही साथ यहाँ का जो शासन पद्धति थी वो गणतंत्रात्मक हुआ करती थी। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि इंद्र नामक प्रदेश से हीरा प्राप्त किया जाता था। अगर पूछा जाए झारखंड के किस क्षेत्र से हीरा की प्राप्ति होती थी तो इंद्र नामक प्रदेश से हीरा की प्राप्ति की जाती थी। अब जो है ये जो अंडरलाइन ये दिख रहा है जो आप लोग को पीला से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ जहाँ भी ये आपको अंडरलाइन या फिर हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ दिखे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को 8वीं प्रदेश कहा गया है। ठीक, इससे पहले भी हम लोग इसको देखे थे। तो क्या कह रहा है कि अशोक के 13वें शिलालेख, अगर पूछा जाए अशोक के किस शिलालेख में झारखंड को 8वीं प्रदेश कहा गया है तो वो शिलालेख कौन सा होगा, 13वां शिलालेख। इस स्रोत का अशोक पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण था तथा कलिंग शिलालेख 2 के अनुसार, और एक जो शिलालेख है कौन सा, कलिंग शिलालेख 2 के अनुसार अशोक जनजाति समुदाय को धम्म नीति अपनाने की अपील करते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि धम्म नीति अपनाने की अपील अशोक किस शिलालेख में है तो कलिंग के शिलालेख 2। और अगर पूछा जाए कि किस शिलालेख में झारखंड को 8वीं प्रदेश कहा गया है तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को 8वीं प्रदेश कहा गया है। अब इसको हम लोग चलते हैं मौर्यांतर काल में झारखंड। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इस काल में झारखंड कई व्यापारिक केंद्रों से जुड़ा रहा। झारखंड जो है इस समय कई व्यापारिक केंद्रों से जुड़ा हुआ रहा और इसी समय जो है क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, तो इस समय हम देख रहे हैं कि रोमन सम्राट के सिक्के, और वो कहाँ से मिल रहे हैं तो सिंगभूम से। और साथ ही साथ इंडो सिथियन राजाओं के सिक्के कहाँ से मिल रहे हैं तो चाईबासा से, और कुषाण कालीन सिक्के, और ये कहाँ से मिल रहे हैं तो रांची से। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम भी इसको क्या किए हैं, हाईलाइट लगा लिए। आप भी इसको नोट कर लीजिए कि रोमन सम्राट के सिक्के कहाँ से मिले हैं तो सिंगभूम से, और इंडो सिथियन राजाओं के सिक्के कहाँ से मिले हैं तो चाईबासा से, और कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं तो रांची से। इसी काल में साथ ही साथ क्या हुआ, इसी काल में जो 64 AD का समय है, इसी समय क्या होता है कि फनी मुकुट राय जो है झारखंड में नागवंश की स्थापना करते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए कि फनी मुकुट राय किस समय नागवंश की स्थापना कर रहे हैं तो 64 AD में ही क्या कर रहे हैं, फनी मुकुट राय जो है नागवंश की स्थापना कर रहे हैं। फनी मुकुट राय के बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे जब क्षेत्रीय राजाओं के बारे में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, तब हम वहाँ पे नागवंश के बारे में देखेंगे और इसकी पूरी जानकारी कि फनी मुकुट राय का नाम फनी मुकुट राय कैसे पड़ा, ये झारखंड में कैसे प्रवेश किए, ये राजा कैसे बने, ठीक, इसके बाद की पीढ़ियाँ और नागवंश का
कब स्थापना हुई, इसके पहले शासक कौन थे, ये सारा कुछ हम लोग नागवंश से जब पढ़ेंगे आगे तब देखेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना देख लेते हैं कि 64 AD में फनी मुकुट राय ने झारखंड में नागवंश की स्थापना करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि नागवंश के संस्थापक कौन है, तो नागवंश के संस्थापक है फनी मुकुट राय। और कब हुआ था नागवंश का स्थापना, तो 64 AD में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और आगे जो हम लोग का है गुप्त काल और झारखंड, आगे हम लोग का है गुप्त काल और झारखंड। तो हम लोग देखेंगे गुप्त काल में झारखंड को। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त छोटा नागपुर जो है वो मुरन प्रदेश को जीता तथा प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त क्या करता है, मुरन प्रदेश को जीतता है तथा प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन में ले लेता है, ठीक, उसको अपने अधीन ले लेता है। उसका अगला पॉइंट क्या है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ, अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आने वाले चीनी यात्री, ठीक, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब झारखंड आए थे उस समय एक चीनी यात्री भी साथ में आया था, तो वो क्या था, कौन है, फाहियान ने झारखंड को कुकुट प्रदेश से कहकर संबोधित करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फाहियान ने झारखंड को कुकुट प्रदेश से संबोधित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुकुट प्रदेश के नाम से झारखंड को किसने संबोधित किया, तो फाहियान ने। और इसी को घुमा के पूछे फाहियान ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया, तो कुकुट प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। अगले चलते हम लोग और देखते हैं, तो आगे है गुप्त काल के मंदिरों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो हजारीबाग के मथुरा पहाड़ी, हजारीबाग के मथुरा पहाड़ी तथा सतगावा से मिलते हैं। साथ ही साथ रांची के निकट पिठोरिया से एक गुप्तकालीन कुआं भी प्राप्त होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा पॉइंट, ये पूरा पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि गुप्तकालीन मंदिर के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो हजारीबाग के मथुरा पहाड़ी तथा सतगावा। और आपसे पूछा जाए कुआं कहाँ मिला गुप्त काल का, तो गुप्त का कुआं जो है वो रांची के निकट एक पिठोरिया से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे हम लोग का है गुप्तरोन काल तथा झारखंड। इस समय क्या होता है झारखंड में, ये भी देखिए हम BVI लगाए हुए हैं, तो ये भी पूरा है जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें क्या है कि इस काल में बंगाल के गौड़वंशी राजा शशांक ने झारखंड को जीता तथा दालमी को अपनी राजधानी स्थापित की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के गौड़वंशी राजा शशांक ने अपनी राजधानी स्थापित कहाँ की, तो दलमी में अपनी राजधानी को वे स्थापित करते हैं। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसने राज्य के बौद्ध केंद्रों को नष्ट किया। शशांक जो है क्या करता है कि राज्य में जितने भी बौद्ध केंद्र हैं उसको क्या करता है, वो नष्ट करता है। और साथ ही साथ वेणुसागर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाता है। एक तो ये क्या करा कि जितने भी बौद्ध मंदिर वगैरह थे उसको, ये केंद्र थे या मंदिर थे, उसको क्या कर रहा है, तोड़ फोड़ के नष्ट कर देता है। और वेणुसागर में ये एक शिव मंदिर का निर्माण करवाता है, शिव मंदिर का एक निर्माण करवाता है। साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि इस काल में थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने चतरा की इटखोरी में माँ भद्रकाली की मंदिर की प्राण स्थापित करवाई या कराती है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए इटखोरी का जो भद्रकाली मंदिर है इसका स्थापित कौन किया या प्रतिमा स्थापित किसने कराई, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, भद्रकाली मंदिर की प्रतिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि इटखोरी में जो भद्रकाली मंदिर है इसकी प्रतिमा की स्थापित किसने की, तो वो है हर्षवर्धन। और इटखोरी का जो ये भद्रकाली मंदिर कहाँ है, कौन से जिले में, तो वो है चतरा में। कहाँ है, चतरा में। अब हम लोग देखते हैं आगे, तो आगे हम लोग का है मध्यकाल एवं झारखंड, और यहीं से चालू हो जाता है हम लोग का दिल्ली सल्तनत का। मध्यकाल झारखंड में हम लोग देखेंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दिल्ली सल्तनत के 2-4 पॉइंट हैं, इसको हम लोग देखेंगे, और ये मध्यकाल भी हम लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और दिल्ली सल्तनत भी। तो हम लोग चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत को। तो हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में मोहम्मद गौरी का सिपासाला सेनापति बख्तियारुद्दीन खिलजी झारखंड में घुसने वाले पहले शासक थे। ठीक, अगर ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा क्या, पूछा जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है झारखंड में घुसने वाले पहले
शासक थे। और साथ ही साथ इन्हीं के साथ झारखंड में उराव जनजाति प्रवेश करती है। तो उराव जनजाति जो है वो बख्तियारुद्दीन खिलजी के साथ झारखंड में प्रवेश करते हैं। इसका अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे जिन्होंने छोटानागपुर के राजवंशी राजा वेणु सागर को हराकर झारखंड को करदाता राज्य बनाया तथा इस अभियान के सेनापति मलिक हुज्जू थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए आपसे सबसे पहले झारखंड को करदाता किसने बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। और किस राजा को हरा के, तो राजवंशी राजा वेणु सागर को हरा के क्या बनाता है, ये झारखंड को सर्वप्रथम ये कर्जदाता राज्य बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया। कहाँ इसका उल्लेख है, तो संथाल ग्रंथों में, जिसको हम लोग इब्राहिम लोदी ने नागवंशी राजा हरिकर्ण को हराकर चायचुम्मा, जो कि अभी कहाँ पे है, हजारीबाग में है, क्षेत्र जीता तथा यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी फतेह खान को दे दी। अब देखिए हम लोग नागवंशी राजा के बारे में पढ़ेंगे तो नागवंशी राजा के जो पहले है संस्थापक है वो है फनी मुकुट राय। उसके बाद जब हम लोग नागवंशी राजा के बारे में देखेंगे सब कोई, फिर वो लोग क्या करते हैं, कर्ण का उपाधि लेता है। तो वो सारा कुछ हम लोग नागवंश का जब हम लोग अध्याय देखेंगे या फिर जब नागवंश के बारे में पढ़ेंगे उस समय, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इब्राहिम अली खान ने नागवंशी राजा हरिकर्ण को हराकर चाय चंपा हजारीबाग क्षेत्र जीता तथा यहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी किसको दे दिया, तो फतेह खान को दे दिया। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का फिरोज शाह तुगलक का नाम तो सुने हैं, तो इसके देख लेते हैं कि झारखंड में इसके बारे में क्या उल्लेख है। तो फिरोज शाह तुगलक जॉर्ज नगर, जो अभी कहाँ पे है, उड़ीसा में, जॉर्ज नगर के अभियान के समय हजारीबाग क्षेत्र को जीतकर सतगावा में अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन, तो फिरोज शाह तुगलक जो है, जो जॉर्ज नगर उड़ीसा के अभियान के समय वो हजारीबाग क्षेत्र को जीतकर सतगावा को अपनी राजधानी बनाते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का उड़ीसा के राजा नरसिंह वर्मन दो। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही देख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही सारा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। तो अगला पॉइंट जो है हम लोग का उड़ीसा के राजा नरसिंह वर्मन, उड़ीसा के जो राजा है कौन, नरसिंह वर्मन दो के शासनकाल में एक तामपत्र अभिलेख में इस क्षेत्र को पहली बार झारखंड घोषित किया गया है। यह अभिलेख 13वीं सदी का है। देखें 13वीं सदी में जो है एक तामपत्र मिलता है जो उस समय के उड़ीसा के राजा नरसिंह राव का है, और उस समय पहली बार झारखंड नाम से इससे हमारे झारखंड को जाना जाता है। अगला जो है हम लोग का वो है बंगाल की भक्ति संत। ठीक, बंगाल की भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के क्रम में गुमला, ये इंपॉर्टेंट है, गुमला के हप्पा मुनि मंदिर में रुके तथा पंच परगना क्षेत्र में ठाकुर बाड़ी केंद्र की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाएगा ठाकुर बाड़ी की स्थापना कहाँ की गई, तो आप क्या बोलेंगे, हप्पा मुनि मंदिर में रुके तथा पंच परगना क्षेत्र, पंच परगना क्षेत्र रांची का इलाका है, पंच परगना क्षेत्र में क्या करते हैं, वो ठाकुर बाड़ी का निर्माण करते हैं। और वो संत जो है भक्ति संत वो कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कहाँ करते हैं, झारखंड में, तो वो पंच परगना क्षेत्र है जहाँ पे वो आंगनबाड़ी क्षेत्र का स्थापना करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है उड़ीसा के राजा कपिल नेत्र ने भी 15वीं सदी में झारखंड के सभी क्षेत्रों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए अब जितना भी है सिर्फ इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक भी इधर उधर नहीं, तो आप सबको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग का खान देश के शासक, अब आ गया खान देश के शासक इब्राहिम खां द्वितीय ने झारखंड के क्षेत्र में सैन्य सफलता के बाद झारखंडी सुल्तान की उपाधि हासिल करते हैं। अब देखिए झारखंडी सुल्तान की जो उपाधि है हासिल करने वाले
अगर पहले शख्स की बात करेंगे तो हम लोग कौन आ जाएगा, इब्राहिम खां द्वितीय। ठीक, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड सुल्तान की उपाधि, झारखंडी सुल्तान की उपाधि कौन लेता है, तो वो है कौन, इब्राहिम खां द्वितीय। अब देखिए, हम जितना भी पॉइंट देखें उस सभी पॉइंट से कुछ ना क्वेश्चन अराइज हो रहा है, एक भी पॉइंट जो है वो बिना क्वेश्चन का नहीं है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे चालू किए हैं फर्स्ट में, देखिए सब जगह क्वेश्चन अराइज हो रहा है। जब मौर्य काल चालू किए तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि झारखंड से मगध को क्या क्या दिया जाता था, तो सैन्य लोहे उपकरण तथा हाथी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार तो क्या था, इंद्र नामक प्रदेश से हीरा की प्राप्ति होती थी। उस समय जो था वो झारखंड क्या था, गणतंत्रात्मक देश था। और किस जनजाति की बोल थी, तो जनजाति मतलब आदिम जनजाति की यहाँ भी बहुलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जितना भी पॉइंट है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को 8वीं प्रदेश से जाना गया। और कलिंग के शिलालेख 2 के अनुसार अशोक क्या कहता है यहाँ के जनजाति को कि धर्म नीति अपनाओ। अगला जो हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं हम लोग रोमन सम्राट के सिक्के सिंहभूम से मिलते हैं, इंडो सिथियन के सिक्के चाईबासा से, और कुषाण कालीन सिक्के रांची से मिलते हैं। ठीक, देखिए जितना पॉइंट है, जितना हम लिखाए हैं या जितना हम लिखे कॉपी में, वो सारा यहाँ भी देख लीजिए। फनी मुकुट राय 64 AD में क्या करते हैं, नागवंश की स्थापना करते हैं। नागवंश का अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना भी पॉइंट है सब जगह क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक भी जगह नहीं है जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए, बंगाल में गोरवंशी राजा ने शशांक ने झारखंड को जीता तथा दालमी में अपनी राजधानी बनाई। एक भी नहीं, सब जगह क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो ये तो हम लोग आज देखें, आज जो हम लोग देखे हैं वो था हम लोग का गुप्त काल, मौर्य काल तथा मध्यकाल। ये तीनों जगह हम लोग देखें झारखंड के बारे में और जाने। और इसके बाद जो हम लोग का आएगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी हम लोग का मुगल काल और झारखंड। ठीक, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मुगल राजाओं ने झारखंड पे अपना अधिकार किया या आक्रमण किया, कौन सा क्षेत्र जीता, और किस किस राजाओं ने झारखंड पे अपना, मुगल जो राजा थे वो आधिपत्य स्थापित किया या अपनी राजधानी बनाई। ठीक, वो सारा कुछ। तो आज का जो क्लास हम लोग का था वो मुगल काल का नहीं था, वो हम लोग का था मौर्य काल, गुप्त काल तथा मध्यकाल। और आगे की जो क्लास होगी वो होगी हम लोग का मुगल काल के बारे में। तो चलिए, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है और हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। जो अल्टरनेट क्लास होगी वो हम लोग की वो स्टैटिक्स जीके की होगी। तब तक के लिए फिर से जोहार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी वीडियो बनाने में हमें उत्साह हो। जब आप वीडियो को देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी ना हमें और वीडियो बनाने में आसानी होगी। और ये सारा जो है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के जितने सहायक आचार्य की जो नियुक्ति होगी उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा सीरीज ही इम्पॉर्टेंट है। और जल्दी हम लोग इस पे मैथ्स और साइंस भी लेके आएंगे। तो आप लोग का प्यार मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।